नमस्कार विद्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक विभागों की। और राजस्थान के भौतिक विभाग में आज हम पढ़ेंगे पश्चिमी रेगिस्तानी भाग के बारे में। थार के मरुस्थल का जो एक हिस्सा हमारे राजस्थान में पाया जाता है, उसकी चर्चा आज की वीडियो में हम कर रहे हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप भूगर्भिक इतिहास में होने वाली आंतरिक व जलवायु से नियंत्रित बाह्य शक्तियों द्वारा उत्पन्न क्रियाओं का प्रतिफल है। राजस्थान का भूखंड प्राचीनतम भूखंडों का अवशिष्ट भाग है, जो कि गोंडवाना लैंड से संबंधित प्री कैम्ब्रियन युगीन है। राजस्थान में पूर्व क्वाटरनरी काल के भू आकार धरातल पर अनाच्छादन एवं अभिवर्धन की क्रिया से गतिरोध होने से बने हैं। राजस्थान के प्रादेशिकरण में सराहनीय कार्य प्रोफेसर वीसी मिश्र, A.K. सेन तथा रामलोचन सिंह के रहे हैं। प्रस्तुत विभाजन भी इन्हीं विद्वानों के कार्यों का प्रतिफल है। A.K. सेन ने 1968 में समान भू आकृतिक प्रदेशों को अपने भौगोलिक विभाजन का आधार बनाया। सेन द्वारा वर्णित भौगोलिक प्रदेशों का आधार केवल जलवायु है। फलस्वरूप यह विभाजन मात्र जलवायु प्रदेश सा प्रतीत होता है। डॉक्टर मिश्रा 1966 में और फिर संशोधित रूप 1968 द्वारा प्रस्तावित प्रदेशीकरण अधिक युक्ति संगत प्रतीत होता है। ये प्रदेश अधिक भौगोलिक हैं, जिनमें सभी कारकों का समावेश किया गया है। उन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में राजस्थान को 2 वृहद प्रदेशों में विभाजित किया। तत्पश्चात इसके 4 उप प्रदेश तथा 12 लघु प्रदेशों का वर्णन उन्होंने किया। ध्यातव्य है कि प्राग ऐतिहासिक काल कार्बोनिफेरस युग में विश्व 2 भूखंडों अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड में विभक्त था, जिन्हें संयुक्त रूप से पेंजिया कहते थे। इनके बीच टेथिस महासागर था। यह सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने हमें प्रदान किया, जिसको हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत विस्तार से पढ़ेंगे। तो जो राजस्थान का रेगिस्तान है, ये टेथिस सागर का ही जो अभी वर्तमान स्वरूप है वो माना जाता है। बात करते हैं हम राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी भाग की, जो आज का हमारा चैप्टर है। यह भाग अरावली पर्वतमाला के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसे टेथिस सागर के अवशेष के रूप में जाना जाता है। यह लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी लंबाई दक्षिण से पूर्व तक 640 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक 300 किलोमीटर अधिकतम है। यह भाग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। यह राज्य के कुल मिलाकर 12 जिलों में स्थित है, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सीकर, चूरू, नागौर, जोधपुर, झुंझुनू आदि जिले इसमें सम्मिलित हैं। इसकी पश्चिमी सीमा भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ सीमा रेखा द्वारा निर्धारित है। राजस्थान का मरुस्थल विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक घनत्व वाला मरुस्थल है। मरुस्थल होते हुए भी यहाँ पर जनसंख्या घनत्व वो अधिक पाया जाता है, जो विश्व के अन्य मरुस्थलों में नहीं पाया जाता। यह राजस्थान के मरुस्थल की एक अलग विशेषता है। यहाँ पर वनस्पति युक्त भूमिगत जल भंडार, कृषि फसलें, खनिज संपदाएं आदि की दृष्टि से यह अन्य मरुस्थलों से सर्वोत्कृष्ट है। यह मरुस्थल विश्व के नवीनतम मरुस्थलों में से एक है, जो लगभग 5,000 से लेकर 6,000 वर्ष ही पुराना है। यह प्रदेश दक्षिणी प्रायद्वीप का ही विस्तार माना जा सकता है, क्योंकि बालू के नीचे दबी चट्टानें दक्षिणी पठार की चट्टानों से मिलती जुलती हैं। परंतु धरातलीय शैलों में अनेक प्रकार के समुद्री जीवाश्म मिले हैं, जो मेसोजोइक तथा कैनोजोइक काल के माने जाते हैं। भूगर्भिक प्रमाण स्पष्ट दर्शाते हैं कि परमो कार्बोनिफेरस काल में पश्चिमी राजस्थान पर यह विस्तृत था। बेलेंडफोर्ड ने 1876 में यह माना कि राजस्थान की लवण झीलों और लूनी बेसिन में मरुस्थलीय बालू एवं कणों का निक्षेप दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं द्वारा कच्छ के रन से लाकर बिछाया गया है।
इस पश्चिमी रेगिस्तानी मरुस्थल को 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा अन्य प्रदेश से, राजस्थान से अलग करती है। इस प्रदेश का सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर है। इसकी औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। इस क्षेत्र को पुनः 2 उप इकाइयों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, बालुका स्तूपोयुक्त मरुस्थलीय प्रदेश। बालुका स्तूपोयुक्त जो मरुस्थलीय प्रदेश है, यह भाग सदैव बालुका स्तूपों से ढका रहता है, जो लगभग 58.5% भाग में विस्तृत है। वे बालुका स्तूप वायु अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रतिफल हैं, जो मार्च से लेकर जुलाई तक अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर हवा से बालू का निक्षेप एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकता रहता है। यह भूभाग पाकिस्तान की सीमा के सहारे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, पश्चिमी नागौर आदि जिलों में विस्तृत है। इस क्षेत्र को महान भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। इसमें बालुका स्तूप नए तथा पुराने प्रकार के हैं। नए बालुका स्तूप 2 से 8 मीटर तक ऊंचे पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में धरातलीय अपवाह तंत्र का पूर्णतः अभाव है। बाड़मेर के 2/3 भाग में बालुका स्तूप विस्तृत हैं। बालुका स्तूप को धरियन भी कहा जाता है। बालुका स्तूप के प्रकार हम थोड़े से जान लेते हैं कैसे होते हैं। पहला है पवन अनुवर्ती, लॉन्गिट्यूड या लॉन्गिट्यूडनल ड्यून। इसे रेखीय बालुका स्तूप भी कहते हैं। यह वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली वायु के कारण बनते हैं। ये जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों में काफ़ी विस्तार से पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर होती है। इनका विकास एकांकी पहाड़ी के पार्श्वों पर होता है। प्रमुख नदी घाटियों में हवा के तंग मार्ग से प्रवाह भी, जैसे लूणी, जवाई नदियों के पार्श्वों पर इस प्रकार का निर्माण कर देते हैं। दर्शदवती की शुष्क घाटी में भी ऐसे ही घुमावदार पुराने बालुका स्तूप पाए जाते हैं। दूसरा जो प्रकार है बालुका स्तूपों का, उनको हम कहते हैं बरखान। यही मरुस्थलों के वास्तविक स्तूप होते हैं। इनका निर्माण भी सदैव एक दिशा से चलने वाले पवन के कारण होता है। इनकी आकृति अर्धचंद्र के जैसी होती है। ये स्तूप प्राय प्रचलित पवन के अनुप्रस्थ दिशा अर्थात समकोण पर निर्मित होते हैं। इन स्तूपों का वायुमुख की ओर उन्नतोदर ढाल होता है तथा धीमी साधारण ढाल होता है, जबकि पवन विमुखी अर्थात पवन के विपरीत दिशा में ढाल नतोदर होता है अर्थात तीव्र या खड़ा होता है। बरखान का मध्य भाग सदैव ऊंचा होता है। बरखान का निर्माण तब होता है जब पवन सामान्य गति से प्रवाहित होती है। यह स्तूप गतिशील होते हैं। इनकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तथा चौड़ाई 100 से 200 मीटर तक होती है। ये स्तूप चूरू, सीकर, गंगानगर, झुंझुनू, बीकानेर जिलों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं, परंतु बाड़मेर, धौलपुर में भी ऐसे स्तूप देखे जा सकते हैं। तीसरे प्रकार के जो स्तूप हैं वो हैं अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। इनका निर्माण प्रचलित पवन की दिशा के समकोण पर होता है। इनके विकास के लिए वेगवान पवन, अत्यधिक बालू तथा झाड़ीदार क्षेत्र का होना आवश्यक है। इनका निर्माण प्राय सीमावर्ती भागों में होता है। इनकी ऊंचाई 10 से 40 मीटर तक होती है तथा स्तूपों के मध्य 500 से 1000 मीटर तक की दूरी होती है। ये अर्धशुष्क भाग में स्थिर होते हैं। ये थार मरुस्थल के पूर्वी तथा उत्तरी भागों में, भाट पाक सीमा के क्षेत्र के बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर, दक्षिणी गंगानगर जिले में रावतसर, सूरतगढ़ तथा चूरू और झुंझुनू जिलों में पाए जाते हैं। लूणी बेसिन में डेमावास, आईपुरा तथा सकराना, कोटरा भागों में भी इनका विकास देखा जा सकता है। अगला बालुका स्तूप जो है वो है पैराबोलिक स्तूप। थार मरुस्थल में अधिकांश बालुका स्तूप इसी प्रकार के बहुमुखी पैराबोलिक बालुका स्तूपों से अटे पड़े स्थान हैं। इनका निर्माण वातगर्त तथा अलग अलग क्षेत्रों के बालुका निक्षेपण से होता है, अर्थात इनकी भुजाओं का और प्रमुख आकार का निर्माण वनस्पति एवं समतल मैदानी भाग के बीच उत्पाटन से होता है। इनकी आकृति बालों के पिन से मिलती जुलती है। ये बालुका स्तूप राजस्थान के सभी जिलों में देखने को मिलते हैं, परंतु दक्षिणी पश्चिम में भुजाएं औसतन 3 से 4 लंबी होती हैं तथा दक्षिण पूर्व में भुजाएं छोटी होती हैं।
जो औसतन 500 मीटर ही होती हैं। इनकी ऊंचाई 10 से 25 मीटर तक होती है। अगला बालू का स्तूप जो है वो है सीप। साधारण रूप से सीप स्तूपों की उत्पत्ति विपरीत दिशा में बहने वाली पवनों के द्वारा होती है। विभिन्न दिशाओं में बहने वाले पवन की एक दिशा में काफ़ी मात्रा बालू उपलब्ध है तो बालू का स्तूप अधिक मात्रा में रेत मिलती है, जबकि दूसरी दिशा में चलने वाली शक्तिशाली पवन से एक लंबी बालू स्तूप की श्रृंखला सी बन जाती है जो बीच बीच में कटी रहती है। इस प्रकार की आकृति को सीप कहते हैं। सीप अरबी भाषा के सोर्ड शब्द से बना हुआ है। सामान्यतः यह अत्यधिक बालू का भागों में निर्मित होते हैं। ईरान में इनकी आकृति 600 फीट तक होती है। अब जो हमने बालू का स्तूपों की बात करी, 5 प्रकार के बालू का स्तूप हमने पढ़े। इनके अलावा रेगिस्तान में कुछ प्रचलित विशेष संरचनाएं भी होती हैं। रेगिस्तान का अर्थ केवल बालू ही नहीं होती है। रेगिस्तान वो भी रेगिस्तान है जहाँ पर वनस्पति का एक अंश मात्र भी, एक तिनका मात्र भी न उगता हो। तो वो कितने प्रकार के रेगिस्तान हो सकते हैं, उसमें कौन कौन से नाम हो सकते हैं वो सुनिए। पहला है हम्मादा। चट्टानी मरुस्थलों को हम्मादा कहा जाता है। इन मरुस्थलों का धरातल बहुत ही उबड़ खाबड़ होता है। कहीं कहीं पर पर्वत, कहीं कहीं पर छोटी पहाड़ियाँ और कहीं कहीं पर पर्वतों के मध्य घाटियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार के मरुस्थलों का धरातल पवनों द्वारा संपन्न अपवाहन क्रिया द्वारा संपन्न होता है, निर्मित होता है। पवनें चट्टानों के अपघटित असंगठित पदार्थों को अपने साथ उड़ा ले जाती हैं और धरातल चट्टानी ही बना रह जाता है। पहाड़ों की चोटियाँ नुकीली तथा तेज ढाल वाली होती हैं। दूसरा है रेग। पथरीले मरुस्थलों को रेग कहा जाता है। इसे लीबिया तथा मिस्र में सिटिर भी कहते हैं। इनके धरातल में कंकड़, पत्थर तथा मिट्टी मिले जुले रूप में पाई जाती है। तीसरा है अर्ग। बालू का आच्छादित मरुस्थलों को अर्ग कहते हैं सहारा मरुस्थल में, जबकि तुर्किस्तान में इन्हें कोडम भी कहा जाता है। इसमें वनस्पति की न्यूनता होती है, संपूर्ण धरातल असमतल होता है और सभी जगह बालू ही बालू के टीले दिखाई पड़ते हैं। इनमें कई प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अगला प्रकार है मरहो। थार मरुस्थल के जटिल बालू का स्तूपों की कतार के मध्य निचली भूमि जो एकाएक वर्षा से जलयुक्त हो जाती है, इस मध्यवर्तीय गर्त को मरहो कहते हैं, जो उपजाऊ मिट्टी से युक्त होती है। अगली है प्लाया। वार्शेप्टर महोदय ने प्लाया को मरुस्थलीय अल्पकालिक झीलों का तल माना है, जो एक सपाट मैदान के रूप में होते हैं। बहुत ही सपाट ढाल युक्त धरातल प्लाया की विशेषता होती है। थोड़ी वर्षा होने पर भी इसके समतल सतह पर पानी काफ़ी दूरी तक फैला दिखाई देता है। मुलायम लवण की परत युक्त प्लाया को सलीना भी कहते हैं। ये झीलें केंद्रोन्मुखी जल प्रवाह से लाभान्वित होती हैं। केंद्रोन्मुखी उन्हें कहते हैं जहाँ पर चारों ओर का जल एक केंद्र विशेष में एकत्रित होता है। अगला है इंसेलबर्ग। जर्मन भाषा में इसका अर्थ पर्वत द्वीप या द्वीपीय पर्वत होता है। यह भी मरुस्थलों का महत्वपूर्ण भू आकार होता है, जिसकी उत्पत्ति अपक्षय जल तथा पवन के मिश्रित प्रभाव से होती है। इंसेलबर्ग का विकास मुख्य रूप से ग्रेनाइट नीस प्रकार के चट्टानों के क्षेत्रों में ही होता है, जैसे माउंट आबू। सांबर झील के बीचों बीच एक क्वार्टजाइट की टेकरी, अर्थात मरुस्थलीय भागों में बीच बीच में जो पहाड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं उनको कहते हैं इंसेलबर्ग। अगला है गिरिपदीय प्रदेश। गिरिपद प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेशों में पर्वतीय भाग गिरिपद ढाल से घिरे रहते हैं। यह ढाल नीचे की ओर मैदानी भाग तक फैला रहता है। यह चट्टान अपर्दित भाग है। इसे पेडिमेंट भी कहा जाता है। यह ढाल पर्वतीय भाग तथा बजादा क्षेत्र के मध्य होता है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ गिरिपदीय प्रदेश पाए जाते हैं। अगला है बजादा। गिरिपद ढाल का निम्न भाग बजादा कहलाता है। यह भाग जलोढ़ पंख से ढका रहता है। इसमें छोटे बड़े सभी प्रकार के असंगठित पदार्थ मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। बजादा ढाल पर्वतीय भाग से कटकर आने वाली कई अल्पकालिक धाराओं के द्वारा कट फट जाता है। ये धाराएं थोड़ी दूरी तक बहती हैं, तत्पश्चात इस क्षेत्र में फैले असंगठित पदार्थों में लुप्त हो जाती है। ये लुप्त सरिताएं कभी कभी आगे चलकर पलाया में फिर से धरातल पर प्रकट हो जाती हैं। इस दृष्टि से बजादा का ढाल निम्न क्षेत्र भूमिगत जल का अटूट भंडार कहा जा सकता है। तो इस तरह से हमने संपूर्ण विश्व में मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली प्रमुख
जो विशेष संरचनाएं हैं उनके बारे में बात की। राजस्थान की कुछ जो विशेष संरचनाएं हैं या कुछ विशेष नाम हैं जो मरुस्थलों में पाए जाने वाले संरचनाओं के, उनके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो ना जाए, इसके लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसका जो दूसरा भाग है अभी ये पूर्ण नहीं हुआ है, इसके 2-3 भाग और भी बचेंगे, उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद आज का वीडियो देखने, और इस वीडियो को देखने के साथ आप इन प्रमुख संरचनाओं के नाम अपनी कॉपी में नोट करिए। धन्यवाद।